नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के असेंबली इलेक्शन के पहले फेज के मतदान में जिस हिसाब से टीएमसी की गुंडागर्दी सामने आ रही है, उससे यह साफ हो गया है कि ममता बनर्जी जिस खेला होवे की बात कर रही थी उसका मतलब क्या है। लेकिन मतदान होते होते आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से टीएमसी के नेता बिलबिला रहे हैं, उससे साफ साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी का ये खेला होवे वो तो हुआ नहीं, लेकिन उनके साथ ही खेल हो गया है। और ऐसा खेल हो गया है कि जिससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस 30 सीटों के ऊपर पिछले असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, भारतीय जनता पार्टी को इन 30 सीटों में एक भी सीट नहीं मिली थी। वहां पे न सिर्फ कड़ी चुनौती मिल रही है बीजेपी के द्वारा, बल्कि इस बार ठीक परिदृश्य उलट सा लग रहा है कि यहां ज्यादातर सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इसके कारण क्या है, उसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज टीएमसी के पूरे कैंपेन को एक ऐसा झटका लगा है, एक ऐसा खुलासा हुआ है कि जिसकी वजह से ममता बनर्जी एक हंसी की पात्र बन गई है। ममता बनर्जी तो बहुत ही ज्यादा उसको कह सकते हैं कि दम्भ भर रही थी कि ये बाहरी है, ये कोई नहीं है, ये शुभेंदु अधिकारी कौन है, वो चला जाए, वो गद्दार है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, गाली गलौज कर रही थी ममता बनर्जी, और आज उनका एक टेप बाहर आ गया है। किस तरीके से स्टेज के ऊपर दम भरने वाली, बहुत ही एग्रेसिव नजर आने वाली, अंदर ही अंदर किस तरीके से बीजेपी के लीडर्स को मना रही हैं, लुभा रही हैं, उसका पूरा का पूरा एक ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो टेप बीजेपी के मिदनापुर के वाइस प्रेसिडेंट का है, जो कुछ दिन पहले तक तृणमूल कांग्रेस का एक लीडर हुआ करता था। उसने पार्टी छोड़ दी, और जिस हिसाब से ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम का इलाका उसी में पड़ता है, और नंदीग्राम में जिस तरीके से वो हार की ओर आगे बढ़ रही हैं, वहां पे उनके लिए कोई लोकल लीडर खड़ा होने वाला नहीं है। बाहर से डोला सेन को भेजा गया है कि वहां पे इलेक्शन का मैनेजमेंट करो, और जो तमाम लीडर्स जो शुभेंदु अधिकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उन्हें ममता बनर्जी फोन कर करके उनसे उनके सामने मिन्नतें कर रही हैं और रंगी हाथ पकड़ी गई हैं। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। ऑडियो बंगाली में है, इसलिए हमने इसके लिए हिंदी रूपांतरण भी कर दिया है, और उसके बाद समझते हैं कि किस तरीके से कितना बेबस हो चुकी है ममता बनर्जी कि अब उनका दम्भ जो है वो जो कह सकते हैं उनकी हवा पूरी तरह से निकल रही है। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি, সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে। এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 21 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল, সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না, এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এগুলো তো, এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি, তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি, এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি, কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে, জীবন দিয়ে যখন যে দল করি, আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন, 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট?
তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে আমি তারা মানুষের নিজেকে কাজ করে? অনেস্ট বলে মনে করি, যতদিন দল ঠিক পথে চলবে ততদিন দলের সঙ্গে থাকবো। আমাকে তোমার বিবেক দল- জন্ম দিয়েছে, দল জন্ম দেয়নি তো। জানি মানুষের তো, প্রতি অন্যায় হবে আমি কেন মানতে যাব? না সেটাই তো আমি বলছি। তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে সে কি তোমাদের কাছে সৎ? না, উনি ওই পরিবার, দিদি আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি। দীর্ঘদিন শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক। যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। ঠিক সেদিন তো আছে, আমরা সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইটা করতাম। বলিস, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে সত্ত্বেও একজন সাধারণ কর্মী। आपने इस ऑडियो को सुना। इस ऑडियो में 2-3 अहम बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का लीडर जो कुछ दिन पहले तक तृणमूल कांग्रेस में था, वो ये बार बार कह रहा था कि टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा, उसकी पिटाई की, मारा, सब कुछ किया, और इसलिए वो अब बीजेपी में चले गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे सब मालूम है। ये देश, ये बंगाल के मुख्यमंत्री ये खुद एक्नॉलेज कर रही हैं कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे अपने अपने इलाके में दहशत फैलाते हैं। दूसरी बात वो कह रही हैं कि हमें, तुमको मालूम है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। मतलब ये किस तरह का आप सरकार चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री उस इलाके में नहीं जा सकती जहाँ पे उसका खुद का एमएलए हो, खुद का एमपी हो। वहाँ के आसपास की सारी सीटों पे ममता बनर्जी का कब्जा है, और उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है कि उस इलाके में जा नहीं सकती। ऐसी क्या परेशानी थी? किस तरह का कानून चल रहा है, किस तरह का प्रशासन है वहाँ पे? तो कई सारी चीज़ें इससे अपने आप एक्सपोज हो रहा है। मतलब ये कि ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि नंदीग्राम में तो हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं, शुभेंदु अधिकारी कौन है? शुभेंदु अधिकारी को तो हमने खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी तो बाहरी लोगों की पार्टी है। अब बाहरी लोगों की पार्टी के उपाध्यक्ष को ये रात के अंधेरे में फ़ोन करके उनको प्रलोभन देना कि तुम इधर आ जाओ, लेकिन सैल्यूट करना पड़ेगा इस प्रलय पॉल को भी, जिसने बहुत ही सभ्यता के साथ उसने कहा कि वो इस बात के लिए बहुत बहुत आभारी है कि इतनी बड़ी लीडर अब चुनाव से पहले वो मुझे एक आम कार्यकर्ता को फ़ोन करके इस तरह की बातें कर रही है, इस तरह का प्रपोजल दे रही है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जो ऑडियो आया है ये सिर्फ प्रलय पॉल का ही नहीं है। इस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अलग अलग बीजेपी के लीडर्स को फ़ोन करके खुद मिन्नतें कर रही हैं कि अब वापस आ जाओ, गलती हो गई, ऐसा फिर से नहीं होगा। तो ये बताता है कि जमीन पे टीएमसी कितनी कमजोर हो गई है। ममता बनर्जी अपनी टूटी हुई टांग के जरिए सिंपैथी वोट लेना चाह रही थी, वो भी दाव फेल हो गया। खेला होबे अब वो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो खेल करने की जो मंशा थी बंगाल के अंदर, वो पिछले 24 घंटे में दुनिया के सामने आ चुका है। किस तरीके से सीआरपीएफ की टोली के ऊपर आप हमला कर देंगे, उनकी गाड़ी को आप जला के खाक कर देंगे, ये किस तरह की कानून व्यवस्था है, ये सब टीएमसी के लोग कर रहे हैं। आज मालूम चला कि एक और बीजेपी के किसी वर्कर की कोई हत्या कर दी गई, और तो और कांटी के अंदर वहां पे जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, सोमेंदु अधिकारी, उनके ऊपर भी हमला हो गया। वो गए हुए थे वहां पे किसी बूथ के ऊपर, ये बवाल मचा रहे थे टीएमसी के गुंडे कि वो ये कह रहे थे कि वहां पे उन सारे लोगों को रोका जाए जो बीजेपी के समर्थक हैं। तो उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए शिकायत लेकर के जब शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं तो 20-25 टीएमसी के गुंडे उनको घेर लेते हैं। वो तो अंदर बूथ के अंदर थे, लेकिन उनके समर्थक, उनका ड्राइवर, उनकी गाड़ी जो बाहर रखी हुई थी, इन टीएमसी के गुंडों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया उसे। कार के शीशे को तोड़ा, पिटाई की, ड्राइवर घायल हुआ। तो मतलब ये है कि यही ममता बनर्जी का खेला, ये जो खेला होवे जो चल रहा है, वो यही दरअसल यही मतलब चल रहा है। और इसलिए जब आप हारने लगते हैं, जब आपकी स्थिति खराब होती है, तो अचानक से इलेक्शन कमीशन के दरवाजे के ऊपर ये लोग पहुंच जाते हैं और टीएमसी ये कह रही है कि बटन दाबने से बीजेपी का वीपैट निकल रहा है,
चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि ये झूठ अफवाह फैला रहे हैं। मतलब ये कि आप हारने से पहले ही आप उस तमाम बहानेबाजी के लिए रास्ता बना रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। इनके लोकल लीडर्स इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दे दिए हैं। डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि भाई इतनी कम वोटिंग क्यों हो रही है। मतलब ये बहानेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। यही बात आज से पहले ममता बनर्जी की पार्टी से कभी नहीं किया गया। 2011 में चुनाव हुए, 14 में चुनाव हुए, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, पिछला 2016 में असेंबली का इलेक्शन था। तब तो कभी ममता बनर्जी की पार्टी ने यह शिकायत नहीं की कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो विपक्षी पार्टियों के लिए वोटिंग करवा रहा है। तो ऐसी क्या बात हो गई है कि जो अब तक जिस तरह के कैंपेन्स जो बाकी लोग कांग्रेस पार्टी किया करती है अलग अलग राज्यों में, ये टीएमसी का ये तो कभी होता नहीं था। और अचानक से इस बार ही ईवीएम मशीन खराब होने लग गए। तो इलेक्शन कमीशन में जो ड्यूटी पे लगाए हुए लोग वो अच्छा एक और आरोप लगा रहे कि भाई सीआरपीएफ के लोग बीजेपी को वोट करवाने के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग कैंपेन कर रहे हैं। कल तक ये कह रहे थे कि सीआरपीएफ को ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करो क्योंकि सीआरपीएफ वालों को वहाँ की लैंग्वेज मालूम नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि सीआरपीएफ, ये आरोप आप लगा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि टीएमसी जो पहले फेज के दौरान जहाँ की सारी सीटें टीएमसी के कब्जे में थी, जहाँ की 30 की 30 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं था, वो अब मजबूत नजर आ रही है और टीएमसी की स्थिति खराब होती चली जा रही है। और यही दूसरे फेज में भी इसी तरीके से पोलिंग अगर होता है तो यकीन मानिए बंगाल में परिवर्तन की हवा नहीं, परिवर्तन की सुनामी आ जाएगी। हमारी नज़र बंगाल चुनाव पे है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।